विकास कर सके और उसमें अपनी क्षमता को बढ़ा सके। इसीलिए हर सरकार चाहती है, हर देश चाहता है एलिमेंट्री एजुकेशन का सार्वभौमिकरण हो, यानी कि हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे वो मनुष्य किसी भी जगह रह रहा हो, हर देश ने ये स्वीकार किया है कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के विकास के लिए जरूरी है और इसका सार्वभौमिकरण करना उतना ही जरूरी है जितना एक हम प्रत्येक देश में एक नागरिक के विकास को हम जरूरी मानते हैं। वो तभी हो पाएगा जब उसका प्राथमिक शिक्षा उसको दी जाए। तो इसमें भारत के कुछ राज्यों में इसका कार्यकाल, जैसे मैंने बोला, 6 साल से ऐसे 7 साल भी इसका रखा गया है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा जो भी हम बात करते हैं वो क्या, कैसे हम उसको ठीक माने, वो किसने कही थी, हम इस बात को कैसे माने। इसके लिए कुछ आयोग होते हैं, कुछ आयोग हैं जो हमारे समय समय पर हमारे देश में आयोग बनाए जाते हैं। देश आजाद होने के बाद, मैंने आपको आजाद होने के बाद के आयोग में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें से राधा कृष्ण आयोग था, आपका मुदालिर आयोग था, उसके बाद आपका कोठारी आयोग आया था, उसके बाद आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी ना, उसमें 1986 की जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसमें यूज किया गया था इस शब्द का, सबसे प्रारंभिक शब्द का प्रयोग करके कहा गया था कि हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए और 14 साल की आयु तक हर हालत में शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। यानी कि हमारा देश, जब हमारा संविधान बना था तब से लेके और अभी तक इसके ऊपर हम काम करते रहे हैं और काफी सालों तक इसमें काम करते करते हमने बहुत चीजों में वृद्धि भी की है, स्कूलों की भी संख्या बढ़ाई है, बच्चों की भी नामांकन की उनकी जो संख्या भी बढ़ी है। तो इस प्रकार 1986 में इसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, प्रारंभिक शब्द का। इससे पहले क्या कहा गया था कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा का शब्द का प्रयोग हुआ था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में किया गया था। तो इसका, मैं प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है ये पढ़ाने से पहले आपको ये पूछना चाह रही हूँ, क्या आप सभी को प्रारंभिक शिक्षा कैसे आई, कब आई, इसका क्या अर्थ है, ये आपको समझ में आया? तो इसमें हम देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, उस समय पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा के लिए बात की गई थी कि 1960 तक हम हमारे देश में जो है प्राथमिक शिक्षा को लागू कर देंगे और हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और समय समय पर कोठारी आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, सभी ने इसके ऊपर काम किया और कब कौन सा शब्द किसने यूज किया, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ ली है हमने इसमें कि 1986 में प्रारंभिक शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अर्थ को समझने के बाद ये क्यों लागू किया गया, इसकी क्यों जरूरी है, क्यों प्रारंभिक शिक्षा से ही हम देश का विकास हो सकता है, हम प्रगतिशील देशों में आ सकते हैं। जब तक प्रारंभिक शिक्षा लागू ना की जाए तब तक हम अपना वो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों की तरफ नजर देखते हैं तो इसकी महत्व की बात आती है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जिसका हम सार्वभौमिकरण करना चाहते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में इसको हम लागू करना चाहते हैं, वो चाहे हमारे भारत देश के कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो या कोई निर्धन व्यक्ति हो या लड़कियां हो, लड़कियों के किसी क्षेत्र में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, किसी क्षेत्र में निर्धनता के कारण उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, कि कहीं पर जाति के बारे में बहुत ही ज्यादा लोगों की वो होती है, अंधविश्वास होता है कि निम्न जाति के बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों से ऊपर उठ के हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए काम किया गया। तो इसका क्या महत्व है, क्या इसके करने से आ जाएगा? तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को अपनी भाषा पढ़ने लिखने का अवसर देगी। इसमें अगर प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, ये हमें अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में लिखने का अवसर देती है और ये भविष्य का निर्माण का अनुपम साधन है। जिससे क्या है, प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है और वो निर्माण एक अनुपम स्तर तक उसको लेके जा सकता है। यह शिक्षा उसको सुसंस्कृत बनाती है, यह उसको संवेदनशील बनाती है। जो एक मौलिक बच्चों का विकास होता है, मौलिक विकास बच्चे का
अगर होगा तो ही उसका पूर्ण विकास होगा। तो इसके लिए संवेदनशीलता, उसमें सुसंस्कृत विचार, जो ये सभी प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ही बच्चे में आते हैं। इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा आधुनिक समाज में बच्चों को व्यवहारिक कौशल, उसकी जीवन शैली, उसकी स्वस्थ समाज में उचित व्यवहारिक उचित वो उसकी जीवन शैली अच्छी बने रहे, उसको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान हो, उसका स्वस्थ समाज जो है स्वस्थ बना रहे। ये सारी चीजें क्या है, अगर प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को मिलेगी तो बच्चों के समझने की शक्ति, मैंने बोला था पहले भी बताया था, उसमें ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की किस टॉपिक को के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित रखे, कि क्या उसको अपने देश के लिए करना है, क्या उसको अपने विकास के लिए करना है, क्या चीज जो स्थूल रूप में है, यानी उसको जो उसको वास्तव में जो चीजें दिखती नहीं है उनके ऊपर सोचने समझने की शक्ति भी बच्चे के अंदर, जब प्रारंभिक शिक्षा उसको दी जाती है तो ही वो चीजें उसके अंदर डेवलप होती हैं। तो इसलिए हमें प्रारंभिक शिक्षा का के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे देश में कुछ बच्चे भी जो पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो हमारे समाज के विकास में भागीदार नहीं हो पाएंगे। तो समाज खुद का विकास, व्यक्ति के खुद का विकास, स्वयं का विकास, समाज का विकास, इन सब के लिए प्राथमिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। और निःशुल्क ये शिक्षा दी जाए, इसके लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए, कौन कौन सा आयोग आया, कब इसके ऊपर काम किया गया, ये सारी चीजें हम इसमें सार्वभौमिकरण में पढ़ेंगे। इसमें शिक्षा का राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती है। अगर सभी बच्चे शिक्षित होंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा, इसमें अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण होगा शिक्षा के द्वारा। सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज का विकास होगा, शिक्षित राष्ट्र का विकास होगा। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का विकास के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे, अवश्य दे, और वो हम अपने देश में अनिवार्य लागू कर दे और निःशुल्क बच्चों को वो शिक्षा दे। इससे राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, सभी बच्चे अपना विकास करेंगे, वो समझेंगे चीजों को, तो इससे राष्ट्रीय भावना उनमें पैदा होगी, आर्थिक आवश्यकता जो है उनकी वो पूरी होगी, जिससे जो वो व्यक्तित्व के विकास के लिए हम उसको, अगर आर्थिक यानी धन की कोई जरूरत है तो वो उसको इसके माध्यम से पूरा कर पाएगा, जनशक्ति का विकास होगा। तो ये सारी चीजें वो कोई भी व्यक्ति है जब तभी कर पाता है जब उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा उसने ले ली है। वो प्रारंभिक शिक्षा को हम 5 साल का मानते हैं। वो आपकी एज इसमें आगे पीछे हो सकती है कम ज्यादा। अब 6 साल का बच्चा भी जब स्कूल में अगर स्टार्ट करता है, या वो 7 साल का जाने लगता है, लेकिन ये औपचारिक या अनौपचारिक तौर पे हमें औपचारिक और अनौपचारिक तौर पे हमें ये 5 साल तक ये शिक्षा बच्चे को देनी होती है। ये शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से लागू की गई थी। कुछ समय पहले इसको हमें शिक्षा दी जाए इसके ऊपर काम किया था, लेकिन इसको फिर कैसे कैसे समय के साथ इसको अनेक आयोग आए थे हमारे, जो मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जो उच्च आयोग आया था हमारा, उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग आया था जो राधा कृष्ण आयोग है। उसके बाद मुदालियर आयोग है, उसके बाद कोठारी आयोग है, उसके बाद आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इन सभी ने कैसे इसके ऊपर काम किया कि हर बच्चे को, हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले, उसकी प्राथमिक शिक्षा के जो 5 साल हैं उसको जरूर मिले, अनिवार्य रूप से मिले, और उससे कोई भी उनसे फीस ना ली जाए, वो उसको निःशुल्क दी जाए। इसके लिए जो काम किया गया था उसी को हम हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, हर क्षेत्र हम सर्वव्यापी नामांकन के बारे में बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट क्या होता है। सर्वव्यापी नामांकन यानी कि हर बच्चे का नाम जो है वो किसी ना किसी स्कूल में, दाखिला किसी में या किसी स्कूल में होना अनिवार्य है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये ध्यान रखें कि हर बच्चे का, जो हमारे देश का कोई भी बच्चा है, या वो चाहे पिछड़े वर्ग से हो, निर्धन वर्ग से हो, या कोई भी लड़की या कोई भी लड़का हो जिसका नामांकन नहीं हुआ है, उसका हम नामांकन करवाएं। नामांकन से हमारा अभिप्राय है यहाँ पे कि दाखिला करवाना स्कूल में।
तो हर बच्चे का पंजीकरण करवाना, प्राइमरी स्कूल की क्लास फर्स्ट में किया जाए। और इसका अर्थ है कि प्राइमरी स्कूल में 6 वर्ष की आयु के हर बच्चे का नामांकन अनिवार्य होगा। हमारे देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसी जगह नहीं बचनी चाहिए जिसमें किसी बच्चे का नामांकन यानी कि किसी ना किसी स्कूल में दाखिला नहीं करवाया गया है। इसके लिए कि निश्चित करने के लिए कि हर बच्चे का हर क्षेत्र में नामांकन हो चुका है या नहीं, दाखिला करवाया गया है या नहीं, इसके लिए भी हमारी सरकार ने समय समय पर अनेक ऐसी टीम बनाई है, अनेक हमारे ऐसे दल बनाए हैं जो ये निश्चित करते हैं कि हर जगह सार्वभौमिक रूप से सभी को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। और जिसमें हम समय समय पर काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने स्कूलों की भी संख्या बढ़ाई है और हमारे स्कूलों में जो नामांकन है, जो पंजीकरण, जो दाखिला है, वो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हो रहा है। इसके लिए सरकार समय समय पर अनेक नए स्कीम भी लेके आ रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका सर्वव्यापी धारणशीलता, यूनिवर्सल रिटेंशन। तो यहाँ पे सर्वव्यापी धारणशीलता में आप रिटेंशन से क्या समझेंगे कि किसी चीज का ठहराव, कि हमने उसको धारण किया है या सिर्फ हम एक बार लेके आए हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, वो वहां पे उसका ठहराव होता है या नहीं, वो क्लास में आता है या नहीं। ये निश्चित करना भी जरूरी है कि अगर किसी बच्चे का हमने नामांकन कर दिया है, उसका दाखिला कर दिया है, तो वो बच्चा 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक वो बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई करे, क्लास में आए, उसमें उसका स्कूल में नाम रहे, वो क्लास अटेंड करे। वो यहाँ पे ये देखिए, ये बात जो देखते हैं कि कक्षा 1 में दाखिला हर बच्चा 8th क्लास तक पढ़ाई पूरी कर सकेगा। यह आवश्यक है कि बच्चों को उचित ढंग से समझा जाए। बच्चे का ठहराव के लिए उसके वो बच्चा स्कूल को धारण कर ले, उसकी धारणशीलता रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, उचित ढंग से उन बच्चों को समझेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे। यदि कोई दिक्कत आ रही है उनको, जो दाखिले के बाद उसको वहां पे स्कूल में रहने में, स्कूल में आने जाने में, इसके लिए जो जो परेशानियां हैं उन सभी की तरफ हमारी जो सरकार है उसने जो नीतियां बनाई हैं, जैसे मिड डे मील का अरेंजमेंट किया गया है, बच्चों के लिए कॉपियों का, किताबों का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जैसे 1 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र में स्कूलों का अरेंजमेंट जो किया गया है, ये सारी चीजें, ये सारे दिशा निर्देश हम उस बच्चों को, उन बच्चों को देंगे ताकि कोई भी दिक्कत हो उनको, तो वो हमारे दिशा निर्देशन में वो अपनी 8वीं तक की कक्षा को पूरी करें, ताकि उनको बीच में वो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ के जाएं। सर्वव्यापी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा बच्चे तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वो 5 साल तक स्कूल में रहेंगे। उसके लिए सरकार को क्या नियम अपनाने चाहिए, क्या नीतियां बनानी है, वो उनके बारे में भी हमें आगे जानेंगे कि हमने क्या क्या नीतियां बनाई, क्या क्या हमने नियम बनाए। हमने RTE 2009 में हमने कौन से नियम लेके आए थे जिनसे बच्चों को हमारे इस पे जो ये हमारा है सार्वभौमिक शिक्षा का, इसमें हमें बहुत ज्यादा मदद मिली। इसके में हमने कौन कौन सी बातें हैं जो RT के अंदर आती हैं, वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी कि कैसे ये सार्वभौमिक जो शिक्षा है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा बनी रहे, ये हर क्षेत्र में रहे। इसके लिए सबसे पहले नामांकन है, फिर इसकी धारणशीलता यानी कि रिटेंशन है कि वो ठहरे बच्चा 8th क्लास तक, 5th क्लास तक बच्चा उसमें धारणशीलता इसमें हो गई। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण संबंधी प्रयास, कि प्राइमरी शिक्षा में हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ के डाटा जो हमने लिया है कि 1960 तक प्राइमरी एजुकेशन का सर्वीकरण होना चाहिए। ये हमने जब हमारा संविधान बना था, देश आजाद होने के बाद हमने ये निश्चित किया था कि 1960 तक हमारा जो है वो जो प्राइमरी एजुकेशन का सर्वीकरण हो जाएगा, यानी कि हर जगह प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लागू कर दी जाएगी। हर जगह हर क्षेत्र का बच्चा इसमें प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करेगा अवश्य। लेकिन अभी तक ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी ठोस प्रयास किए गए हैं, जिनकी आवश्यकता भी है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये संख्या और ये जो नामांकन है, हमारे बच्चों के जो दाखिले हैं, इनमें बढ़ोतरी भी हुई है और हमने स्कूलों की भी संख्या बढ़ाई है।
लेकिन कहीं कहीं अभी भी इसके अंदर हमें अनेक ऐसे सुधार करने पड़ रहे हैं जिनकी वजह से हम इसको और अच्छे से सफल बना सके, जिसके लिए हमने आगे पढ़ेंगे कि हमने जो था 86वां संशोधन जो हमारा आया था 2002 में, उसमें भी हमने इसके ऊपर काम किया। फिर RTI 2009 में, उसमें भी हमने इसके ऊपर काम किया। तो इसमें एक देखने वाली बात यह है कि 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हमारे संविधान का एक निर्देशन सिद्धांत भी है। जहाँ पे हम हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं, वहां पे उन संविधानों में जो राज्य के लिए जरूरी है, जो राज्य के दिशा निर्देश करते हैं, राज्य को दिशा निर्देशन में हेल्प करते हैं, वहां पे ये हमारा 14 वर्ष की आयु तक का एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है हमारा, जो हमारे संविधान में निर्देशन सिद्धांत के रूप में भी वहां इसको वहां पे दिखाया गया है। तो इसके बाद कुछ आंकड़े मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो 1950 से 51 से और 99 से 2000 के बीच में 6 से 11 वर्ष की आयु के लगभग यहाँ पे हमारे आंकड़े हैं 95% बच्चे, और 11 से लेके 14 वर्ष तक की 59% जो बच्चे हैं वो नामांकित किए गए। यहाँ पे ये हमारे जो आंकड़े थे 2000 तक के, सन 2000 तक हमने इतने परसेंट हमने बच्चों के नामांकन हमने कर दिए थे। लेकिन जो बच्चे रह गए थे उनके क्या कारण थे, उनके लिए और क्या नीतियां अपनाई जाए 2000 के बाद। आप देखते हैं कि 2000 के बाद ही 2002 में जो आप 86वां संशोधन आया था उसमें इसके ऊपर काम किया गया। फिर RT आया आपका 2009 में, जो जिसको 2010 में लागू किया गया, उसके द्वारा भी इसी के ऊपर सार्वभौमिकरण के ऊपर काम किया गया। समय समय पर सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए जिसके माध्यम से ये निश्चित किया गया कि जो हमारा ये हर क्षेत्र में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दी जाए। इसके ऊपर अगर कोई कमी रह गई है तो और क्या नीति हम अपनाएं। पहली से 5वीं कक्षा के बीच लगभग 45% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, और पहले से 8वीं तक 57। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा ये इतने परसेंट बच्चे हैं जो बीच में ही एक बार एडमिशन ले लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के 1/3 स्कूलों में केवल 1 या 2 अध्यापकों की ही व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में बच्चों की संख्या ज्यादा और मेज कुर्सियां आदि का अभाव है। तो क्या कारण है कि बच्चे जो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या है, उनका बाद में वहां पे ठहराव यानी कि उनकी धारणशीलता इतनी नहीं हो पाती, वो पूरी 5 साल का वो वहां पे यहाँ पे नहीं ले पाते हैं एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा जो हमारे देश ने सार्वभौमिक रूप से हर क्षेत्र में निश्चित की है, सोचा है कि अगर हमें प्रगतिशील देशों में आना है तो हमारे देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे। तो उसके में कौन सी और बीच में जो दिक्कतें आती हैं वो भी बताई गई हैं इसमें। फिर हम आते हैं NPE शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 जो है, और 1992 के संदर्भ में शिक्षा के सर्वीकरण का प्रस्तुतिकरण ढांचा। यहाँ पे हम आंकड़े अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, उसके सर्वीकरण के लिए क्या क्या अलग अलग बातें, यहाँ पे हम वो सारे आंकड़े देखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या किया गया और हमने कितनी सफलता उसमें प्राप्त की और उसके लिए हमने और क्या नीतियां अपनाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की जो समस्याएं हैं उस पर अंकुश लगाना, और मात्र नामांकन की बजाय छात्रों को स्कूल में बनाए रखना है और उसकी उपलब्धि पर विशेष ध्यान देना है। ये नहीं है कि बच्चों का हमने सार्वभौमिकरण करना है, बच्चों का एडमिशन करवाना है, दाखिला करवाने की बजाय भी अंकुश लगाना कि उनको वो पढ़ाई बीच में ना छोड़ के जाएं। जो भी परेशानी है उनके ऊपर हम सरकार के द्वारा हमारे द्वारा वो सारी चीजें उनको उनकी समस्याओं को हल किया जाए और उनकी उपलब्धि के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा का जहाँ जो भी हमारा जो लर्निंग का जो क्षेत्र है, जो हमारी इसमें अधिगम जो अनुभव है वो बच्चे को पूरे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, उसके अधिगम अनुभव जो है उस बच्चे को पूरे प्राप्त हो, इसके लिए भी हमारा फोकस रहता है। ये 1986 और 1992 में ये बातें बोली गई थी। इसके बाद स्कूल ने विशेषकर कामकाजी बच्चों, समाज के कमजोर वर्गों, निर्धन और पिछड़े बच्चों, लड़कियों, बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की भी व्यवस्था की गई।
हमने पाया कि ज्यादातर जो है अगर औपचारिक शिक्षा हम बच्चों को देते हैं तो वो उसमें पूर्ण रूप से बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो फिर हमारे द्वारा सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 92 में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए ताकि वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। इस प्रकार शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। जहां पर जो राज्य शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ था उनको देखा गया, उनके लिए विशेष नीतियां बनाई गई, जिला विशिष्ट, जनसंख्या विशिष्ट योजनाएं यहाँ पे बच्चों को प्रेरित किया जाए, यहाँ पे परिवार को प्रेरित किया जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी शिक्षा अवश्य दें। इसके प्राइमरी शिक्षा के प्रावधान के लिए तो यहाँ पे उनको उनकी क्षमता, शिक्षक की क्षमता बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए अनेक सुधार किए गए। ये भी कौन से किसके अंडर में हुआ था? ये पॉलिसी आई थी हमारी जो 1992 की जो पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंदर इन सब चीजों के अंदर का भी ध्यान दिया गया। छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने हेतु शिक्षण की न्यूनतम, छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए भी अनेक काम किए गए और इसके द्वारा और अनेक उनका सर्वसुलभ प्रवेश के लिए, यानी कि अच्छे से उनका स्कूलों में दाखिला हो सके, सहभागिता के लिए, और जबकि शिक्षण के न्यूनतम स्तर में सर्वसुलभ उपलब्धि की एक कार्यनीति निश्चित की गई कि बच्चों को, यानी इसमें वो सारी नीतियां जैसे 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर बच्चे को स्कूल मिलना, यानी कि अगर वो नजदीक स्कूल होगा तो बच्चे अच्छे से जा पाएंगे, सभी को की सहभागिता ले पाएंगे, और इसके साथ साथ उनको क्या है, उपलब्धि के लिए भी देखा जाए कि उनका अधिगम अनुभव, उनको जो चीजें हम दे रहे थे वो लर्निंग आउटकम्स जो हम बच्चों में डालना चाह रहे थे, वो बच्चे को लर्निंग आउटकम बच्चे को कितना मिला, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे वो बच्चों को मिल पाए या नहीं। तो इसके बाद इसके क्या एम्स, क्या उद्देश्य हैं? सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि सब इसके ये हमारे सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य रहे हैं कि इसकी जो पहुंच है, जो इसकी एक्सेस है वो हर जगह हो, इसकी पहुंच हर जगह पहुंचे, ये चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पिछड़ा क्षेत्र हो या निर्धन क्षेत्र हो या कोई ऐसा राज्य है जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, हर जगह इसकी पहुंच हो। सार्वभौमिक प्रावधान किए गए, मतलब जो भी प्रावधान जिसके द्वारा बच्चे स्कूलों को छोड़ के जा रहे थे, वो 5 साल तक बच्चे वहां पे उनका ठहराव नहीं हो रहा था, वो धारणशीलता उनमें नहीं बन पा रही थी, उनके लिए वो सारे प्रोविजन करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। सार्वभौमिक नामांकन, इनरोलमेंट बच्चों का ज्यादा से ज्यादा करना, सार्वभौमिक ठहराव, रिटेंशन की बात, हम धारणशीलता की बात, ठहराव की बात बार बार मैं यहाँ करती आ रही हूँ कि ये नहीं है कि बच्चों का नामांकन कर दिया उसके बाद अगर बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है, उसकी कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए भी बीच बीच में शिक्षकों के द्वारा कमेटी बनाई गई और उनको दिशा निर्देश दिए गए, शिक्षा में समान अवसर दिए जाए सभी को। इसके बाद अध्ययन के लिए उनका वातावरण की व्यवस्था करना कि अगर कोई मान लो बच्चा कोई कमी है जिसकी वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो उनकी कमियों को दूर करना भी, ये भी एक स्कूल का ही कार्य है। वहाँ की एक जो कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको अध्ययन का वातावरण दे, समाज के हर वर्ग की सहभागिता, इसमें पेरेंट्स के लिए भी निश्चित किया गया कि उनकी भी जिम्मेवारी है और टीचर की भी, और इसके अलावा सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उनके माध्यम से हम समय समय पर ये देखते रहते हैं कि हमने इस क्षेत्र में ये हमारा उद्देश्य रहा है कि समाज के हर वर्ग की इसमें सहभागिता हो। ऐसी नीतियां बनाई गई हैं कि हर वर्ग इसमें अपना सहयोग, अपना कोऑपरेशन दिखाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारा सार्वभौमिकरण? प्राथमिक स्तर पर मानवीय पूंजी का विकास, अगर हम देशों में प्रगतिशील बनना चाहते हैं, अपनी विकास करना चाहते हैं, मानवता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, देश का विकास, तो मानवीय पूंजी का विकास करने की भी जरूरी, मानवीय पूंजी के विकास के लिए भी इसका सार्वभौमिकरण करना बहुत ही जरूरी था ताकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से देश का विकास हो सके। इसके बाद सामाजिक प्रगति का विकास, अगर हमारे समाज की प्रगति करनी है तो हमें सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को लागू करना होगा। समाज के लोगों को उचित जीवन शैली प्रदान करना है तो भी हमें इसको सार्वभौमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा को लागू करना होगा।
व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का आर्थिक विकास के लिए भी इसका सार्वभौमिकरण का जरूरी है। उत्तम नागरिकता के विकास के लिए सार्वभौमिकरण जरूरी है। मूल्यों के विकास के लिए सार्वभौमिकरण जरूरी है।